पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का डिफेंस पैक्ट और ईरान इस हवाले से क्या सोच रहा है, आज की इस वीडियो में हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली ईरान का जो फोकस है, ईरान की जो थिंकिंग है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ बयानात भी आए हैं जिससे हमें अंदाजा होता है कि ईरान क्या सोच रहा है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट आई है, खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस हवाले से एक बयान दिया है और इसके अलावा ईरान के कुछ और ऑफिशियल्स हैं और कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनकी जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उससे आपको ईरान की थिंकिंग को समझने में मदद मिलती है। और ओवरऑल इसका मकसद क्या है कि खित्ते की जो रीजनल सिक्योरिटी है उसका फ्यूचर समझने में मदद मिलती है कि अब क्या होने जा रहा है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस कितना रहेगा, इजराइल क्या करने की कोशिश करेगा, ईरान की क्या थिंकिंग होगी, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ये क्या एक नई इक्वेशन सेट होने जा रही है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का इस हवाले से एक धमाका खेज बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान, ये डेवलपमेंट एक तब्दीली का निशान है उस परसेप्शन के हवाले से जो रीजनल कंट्रीज की है अमेरिका के बारे में। यानी उनके कहने का मतलब था कि अब जो खित्ते के ममालिक हैं वो ये समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर रिलाय नहीं किया जा सकता और अमेरिका के हवाले से जो उनके ख्यालात हैं वो बदल रहे हैं, परसेप्शन चेंज हो रही है, इसलिए अब नई रियलिटीज हमें नजर आएंगी। ईरान ने अपनी स्टेटमेंट में एक बड़ी माना खेज बात कही। उन्होंने कहा कि रीजनल ममालिक को यह समझ आ गया है कि ये जो रीजनल सिक्योरिटी होती है ये कोई कमोडिटी नहीं जिसको खरीदा जा सकता है फॉल्स सिक्योरिटी ब्रोकर्स के जरिए। यानी उन्होंने अमेरिका को एक झूठा सिक्योरिटी ब्रोकर करार दिया और ये समझाने की कोशिश की कि अमेरिका कोई प्लेट में रखकर सिक्योरिटी गारंटी नहीं देता, ना ही उनसे सिक्योरिटी खरीदी जा सकती है, और ये कि सिक्योरिटी इंटरनली क्रिएट की जाती है अपनी कैपेबिलिटीज के जरिए, ना कि फॉरेन पावर्स के थ्रू। और इसलिए उन्होंने ये अखज़ किया कि रीजनल ममालिक अब शायद ये समझ चुके हैं कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बाहर से नहीं आएगा, इसको इंटरनली बिल्ड करना पड़ेगा लोकल प्लेयर्स की मदद से, नेबरिंग कंट्रीज की मदद से, जो कि ज्यादा रिलायबल पार्टनर बन सकती हैं रीजनल रियलिटीज की वजह से। आपको याद है ना, एक दफा पुतिन ने भी यही बात की थी कि खित्ते के मसाइल खित्ते में ही हल होंगे। तो ये जो एशियाई ममालिक का एक ख्वाब है ये भी पूरा हो रहा है इस पैक्ट के जरिए, अगर चीजें इसी तरह आगे बढ़ती हैं। अभी बहुत सी चीजें और बहुत सी डायनामिक्स हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, ये सब पॉजिटिव नहीं है, बहुत सी इसमें पेचीदगियां भी हैं। लेकिन पहले हम ऑब्वियसली नजर डालते हैं कि ईरान क्या कह रहा है इस हवाले से, और साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि इसकी कोई रीजन ही नहीं है परेशानी की कि ये पैक्ट ईरान मुखालिफ होगा। नो रीजन टू वरी दैट दिस ट्रीटी विल बी अगेंस्ट ईरान। और क्यों? उन्होंने मेंशन किया ईरान के डीप हिस्टोरिकल, रिलीजियस और सिविलाइजेशनल टाइज विद पाकिस्तान और तुर्की, और साथ ही उन्होंने कहा कि इवन सऊदी अरब भी, यानी इन सब के साथ हमारा एक हिस्टोरिकल बॉन्ड है, डीप रूटेड हिस्टोरिकल कनेक्शन है, कल्चरल टाइज है, पीपल टू पीपल कनेक्शन है, एक रिलीजियस बॉन्डिंग है हमारी, और हम इस रीजनल सिक्योरिटी शिफ्ट को वेलकम करते हैं। आपको याद होगा हमने इस पर जो पहली वीडियो बनाई थी जिस दिन ये पैक्ट साइन हुआ था, हमने क्या कहा था? हमने यही कहा था कि ये ईरान के लिए एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि ईरान का तो मकसद यहां पर पूरा हो गया कि अमेरिका बाहर निकल रहा है और रीजनल प्लेयर्स यहां पर आ रहे हैं। और कौन से रीजनल प्लेयर्स? जो कि ईरान के हमसाए हैं। मतलब सऊदी अरब और ईरान की नो डाउट एक हिस्टोरिकल राइवलरी रही है, लेकिन आप ये भी जरा गौर करें कि उसी सऊदी अरब के पार्टनर्स कौन बनने जा रहे हैं? तुर्की और पाकिस्तान, जिनके साथ ईरान बॉर्डर शेयर करता है, जिनके साथ ईरान किसी हद तक आइडियोलॉजी शेयर करता है, जिनके साथ ईरान मजहबी वैल्यूज शेयर करता है और बहुत सी हिस्ट्री और कल्चर को शेयर करता है। तो ये एक कनेक्शन है जिसकी वजह से हमने यही उस वीडियो में कहा था कि ईरान के लिए कोई परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए। ये सऊदी अरब ने बेसिकली एक अनाउंसमेंट की है इस पूरे रीजन में, चाहे ईरान हो, चाहे यमन के हुतीज हो या इजराइल हो, उनको बेसिकली एक दिखाया एक चीज, अपनी डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है कि हमारे पास भी पार्टनर्स हैं। यानी इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है इस पैक्ट की, अगर हम गौर से देखें। इसका यह मतलब नहीं
नहीं है कि सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएंगे। इसका यह भी मतलब नहीं है कि तुर्की के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो पाकिस्तान के बन जाएंगे। हाँ, एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को बिल्ड करेंगे। जिस तरह तुर्की ने मदद की पाकिस्तान की भारत की जंग के दौरान, हमने टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। इसी तरह हमने तुर्की और अजरबैजान की मदद की टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करके, मिलिट्री टू मिलिट्री ट्रेनिंग्स के जरिए इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाते हो आप। इसी तरह ये दोनों मुल्क अब सऊदी अरब की मदद करेंगे, एक दूसरे की कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और उधर तुर्की के जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो पाकिस्तान के नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल, तुर्की की यूनान से दुश्मनी है तो पाकिस्तान यूनान पर चढ़ाई नहीं कर देगा अगर एजियन सी में उनकी कोई लड़ाई होती है। और एजियन सी में इनकी क्या लड़ाई है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह सऊदी अरब भारत के खिलाफ नहीं लड़ सकता, लेकिन यहां पर क्या है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है इन तीनों ममालिक की जानिब से। और स्पेशली सऊदी अरब ने अपनी डेटरेंस को इंक्रीज किया है। यहां पर अब भारत भी 10 बार सोचेगा पाकिस्तान पर हमला करने से पहले, इजराइल 10 बार सोचेगा सऊदी अरब पर स्ट्राइक करने से पहले। जिस तरह याद है ना, इन्होंने कतर पर कर दिया था हमला, फौरन उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। वो पैगाम था इजराइल के लिए। तो ये भी इजराइल को लार्जली मैसेज गया है कि अमेरिका के जाने के बाद जो नई सिक्योरिटी डायनामिक सेट होगी उसमें ये ना समझना कि तुम चौधरी बन जाओगे। इस रीजन में चौधरी बनने की लड़ाई जारी रहेगी। और मिडिल ईस्ट में जो मेन लड़ाई है वो इन तीन प्लेयर्स की है। सऊदी अरब की जो कि गल्फ कोऑपरेशन को लीड कर रहा है, ईरान जो अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को लीड कर रहा है, और इजराइल जो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों की जंग जारी रहेगी। और उस नई इक्वेशन में जो नई एक बैटल स्टार्ट होगी उसमें ये जो पैक्ट है इन तीनों को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है दूसरे राइवल ग्रुप के खिलाफ। और यहां पर ईरान के लिए ये मौका है कि ईरान के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर सकता है सऊदी अरब, जो इनके राइटर्स ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि जब अमेरिका बाहर निकलेगा तो नई सिक्योरिटी डायनामिक सेट होंगी, उसमें हम ईरान से भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ईरान को यही गुस्सा था ना इन पर कि ये यूएस की बेसिस को क्यों होस्ट करते हैं। जब अमेरिका ही चला जाएगा तो कोऑपरेशन की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। और ईरान ने भी यहां पर जो स्टेटमेंट दी है उसमें मेन एनिमी इजराइल को ही करार दिया है। उन्होंने कहा कि हर ऐसा प्लान जो जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री और रियलिटीज को साथ लेकर चल रहा है, जो कॉम्प्रिहेंसिव है, जो इंक्लूसिव है, जो कि एनिमीज के थ्रेट को समझता है, वो इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए कारआमद साबित हो सकता है। मतलब वो तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन वो ये इशारा दे रहे हैं कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। और ईरान ने इस पॉसिबिलिटी का भी इशारा दिया है कि हाँ, अगर ये डायरेक्शन उसी तरफ हुई जिसमें कन्फ्रंटेशन में कमी आए, हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, तो डेफिनेटली ईरान के पास मौका है इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करने का। इससे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया था जिस दिन ये डील साइन हुई थी। उन्होंने कहा था कि जब मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो हम हर चैलेंज का मिलकर सामना कर सकते हैं और जो आउटसाइडर्स हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। और ईरान के लिए मेन थ्रेट यही है, आउटसाइड इंटरवेंशन। और यही रीजन में एक थिंकिंग इस्टेब्लिश हो चुकी है जब से हमने अफगानिस्तान में अमेरिका का हाल देखा है। उसके बाद से चाइना और रूस ने ये कोशिश की है अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कोऑपरेशन को बढ़ा करके फॉरेन इंटरवेंशंस का रास्ता ब्लॉक करना है। रशिया ये कहता है कि जब जब अमेरिका इस रीजन में आया है हमारी सिक्योरिटी मुतासिर हुई है, दहशतगर्द हमारे बॉर्डर्स तक पहुंच गए हैं, सेंट्रल एशिया को रूस अपना बैकयार्ड समझता है। तो अफगानिस्तान में जो जंग हुई थी उसकी वजह से बहुत से जो आर्म्ड और दहशतगर्द ग्रुप्स थे वो डिफरेंट इलाकों में फैले हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है पूरे रीजन के लिए। और इसलिए ये स्पेशली ये जो चाइना, रूस और ईरान है, ये फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता रोकना चाहते हैं। और इसलिए यही बात करते हैं ईरान के ऑफिशियल्स। वो कहते हैं कि अब हमें असल भाईचारे को इम्ब्रेस करना होगा। टाइम टू रिलाई ओनली ऑन आवरसेल्व्स एंड इम्ब्रेस ट्रू ब्रदरहुड। यानी अब हमें अपनी कैपेबिलिटीज पर रिलाय करना होगा। अब अपनी कैपेबिलिटीज पर रिलाय करने के हवाले से एक मुल्क को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो है सऊदी अरब। उसकी क्या रीजन है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सऊदी अरब अपनी स्ट्रॉन्ग एक कोहेसिव आर्मी क्यों नहीं बना सकता। इसलिए क्यों हर 10 साल बाद उनको मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना पड़ता है, रीअफर्म करना पड़ता है कि सब मेरे साथ खड़े हैं। 2015 में भी यही किया था जब यमन जंग शुरू हो रही थी, और अब जब 2026 में ईरान ने इन पर मिसाइल दागे हैं, इजराइल
इसराइल की तरफ से थ्रेट है, हुतीस की तरफ से एक थ्रेट है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी शो करना चाहते हैं पाकिस्तान और तुर्की को साथ खड़ा करके। पहले इन्होंने साथ खड़ा किया था डोनाल्ड ट्रंप को, मिस्र को, पाकिस्तान को, मतलब आधी मुस्लिम दुनिया और साथ ट्रंप, ये 2015 में इन्होंने किया था। यही अब इधर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इसमें सऊदी अरब की एक बेबसी है कि वो क्यों अपना डिफेंस मजबूत तरीके से नहीं बना सके। $80 बिलियन का दिफाई बजट है, वो ज्यादा उनका इस्तेमाल होता है महंगे मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने पर, और वो एक यूनिफाइड किस्म की आर्मी नहीं बना सके। ईरान के मुताबिक हम रीजनल ममालिक से कांस्टेंट राब्ते में हैं और 2-3 साल तक हमें मजीद पता चलेगा कि खित्ते की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, और कलेक्टिव सिक्योरिटी के हवाले से तब हम मजीद बेहतर फैसले कर सकेंगे। इस वक्त ईरान की इस्टेब्लिशमेंट के हलकों की थिंकिंग की बात करें तो वहां पर एक लार्जली इत्मीनान बख्श कैफियत है, तो वहां लार्जली एक इत्मीनान की कैफियत है। सबसे बड़ी कामयाबी तो उनको ये मिली है जो अमेरिका यहां से अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर रहा है, और ईरान इस हवाले से मीम्स भी शेयर कर रहा है कि किस तरह हमने सफाया किया है। पहली कामयाबी ये। दूसरी कामयाबी ये कि जो सऊदी अरब के सिक्योरिटी पार्टनर्स थे, ये गोरे अमेरिकन, इनके जाने के बाद ईरान के हमसाए आ रहे हैं सिक्योरिटी गारंटीज के लिए, जो हमने इस वीडियो में भी कहा था कि इससे बड़ी हद तक अमन पैदा होने का इम्कान है, और अगर स्पॉयलर्स कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये अमन जंग में कन्वर्ट भी हो सकता है। और ये चीज़ जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, जब सुपर पावर निकलती है किसी भी रीजन से तो वो किसी हद तक फील्डिंग सेट करके जाती है। यहाँ पर अमेरिका की ये कोशिश ज़रूर है कि इजराइल को इम्बोल्डन किया जाए, लेकिन जब वो इजराइल को इम्बोल्डन करने की कोशिश करेंगे तो ये पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान ये अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे कि हमें कल को इजराइल की तरफ से कोई चैलेंज ना हो। तो उस नए ऑर्डर में नए ग्रुप्स बनेंगे और उन ग्रुप्स के दरमियान आपस में लड़ाई हो सकती है, और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इजराइल का हेक्सागन अलायंस, जो कि इसने ऑलरेडी इस मुस्लिम नेटो के अगेंस्ट बना दिया हुआ है। हेक्सागन अलायंस में कौन कौन शामिल है? ग्रीस, साइप्रस जो कि डायरेक्टली तुर्की को चैलेंज करते हैं, यूएई जो कि सऊदी अरब को चैलेंज करता है, और भारत जो कि पाकिस्तान को चैलेंज करता है। तो ऑलरेडी इस ग्रुप के अगेंस्ट एक फोर्स तैयार खड़ी की हुई है इजराइल ने, और इन दोनों ग्रुप्स की बैटल हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में भी हो रही है। अभी आप देखें पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ दिफाई एग्रीमेंट किया है, और उससे पाकिस्तान क्या चाहता है कि हमारी सोमालिया में प्रेजेंस बढ़े। यमन और सोमालिया अब आमने सामने है, सऊदी अरब वहां पर चीजों को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। उसी रीजन में सोमालीलैंड को इजराइल पंप करने की कोशिश कर रहा है और इथियोपिया को अपनी साइड पर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इथियोपिया अभी किसी हद तक एक न्यूट्रल स्टेट है। इजिप्ट भी अभी शामिल नहीं हुआ, उससे हमें यही पता चलता है कि इजिप्ट भी अभी सोच रहा है कि इस नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में शामिल होना है कि नहीं, क्योंकि उनके इजराइल से भी ताल्लुकात हैं। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक्स आपको बनती भी नजर आ रही है जो वेस्ट एशिया में डेवलप हो रही है, और पाकिस्तान का किरदार बढ़ेगा वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स में। और ईरान को भी यहाँ पर यही उम्मीद नजर आ रही है कि एक नया रीजनल सिक्योरिटी ऑर्डर जन्म ले रहा है पोस्ट अमेरिका स्ट्रक्चर, जिसमें ये फॉरेन एक्टर्स थे, इनका किरदार कम होगा। ऑलरेडी ये इत्तेहादी अफवाज का बहुत सा किरदार कम हुआ है जब ये निकले हैं, इराक से निकले, अफगानिस्तान से निकले हैं, वो भी इनके लिए बहुत बड़ी डिफीट्स थी। और अब ये जो 40 साल पहले की इस्टेब्लिश की हुई बेसिस थी मिडिल ईस्टर्न रीजन में, इनका सफाया अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इसमें अमेरिका कहाँ जाएगा? अब आपके जहन में ये भी होगा कि सेंटकॉम तो है ही इस रीजन के लिए, बनी ही इस रीजन के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे उठ के? वो सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, बहरीन, कतर से तो निकलेंगे, लेकिन वो जाएंगे इंडियन ओशियन रीजन में, वो साइप्रस में जाएंगे, वो इजराइल में जाएंगे, वो जॉर्डन में भी रहेंगे। तो ये हम बहुत पहले से आपको बता रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है इनकी मिलिट्री प्रेजेंस को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन ईरान के सामने से निकल जाएंगे और उन अरब ममालिक से निकल जाएंगे जो ईरान की रेंज में है, क्योंकि इन अरब ममालिक ने खुद ही अमेरिका को कहना है कि यार अब निकल जाओ, और वो सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और यहाँ पर बहुत से एनालिस्ट का यही ख्याल है कि ये जो नया सिक्योरिटी पैक्ट सामने आया है पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान, ये ईरान के लिए डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, लेकिन आइडियल सिचुएशन ये जरूर है कि ईरान को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि ईरान के कुछ हार्ड लाइन फैक्शंस जो हैं वो इस हवाले से जरूर कॉशियस हैं कि कल को ये इत्तेहाद हमारे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए एक खतरा बन सकता है। फॉर एग्जांपल तुर्की की जो सीरिया से फ्रेंडशिप है, इस वक्त सीरिया के जो हुक्मरान हैं उन्होंने हिजबुल्लाह से पास्ट में बहुत सी लड़ाइयां की हुई हैं, तो हिजबुल्लाह इस वक्त निकली है वहां से, तो वहां पर थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट होगा ईरान और तुर्की के दरमियान। और सऊदीज जब अपनी डेटरेंस को बढ़ाएंगे तो इससे वो क्या कोशिश कर सकते हैं कि ईरान पर प्रेशर बढ़ाया जा सके इराक
में, सीरिया में, यमन में, ये जहां पर पास्ट में इनकी लड़ाइयां हुई हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ, और अभी भी सऊदीज और सऊदी बैक्ड हुकूमत की हूतीज के साथ झड़पें चल रही हैं। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये एक ऐसा अलायंस है जो कि बहुत से खला को पुर करता है, जिसमें यूएस की अनरिलायबिलिटी है, इजराइल का एडवेंचरिज्म है और ईरानियन रिटेलिएशन। इन तीनों का जवाब है ये अलायंस। और इवन इस अलायंस के भी ऑफिशियल्स, जैसा कि पाकिस्तान के इसहाक डार की बात करें या तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने कहा है कि हम ओपन है, कोई भी मुस्लिम मुल्क इसको ज्वाइन कर सकता है। उन्होंने इजिप्ट की बात की, दबे अल्फाज में ईरान की बात की, और ये भी उन्होंने क्लियर किया है कि इसका कोई सोल पर्पस नहीं है, ये किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए है ताकि खित्ते में पीस और स्टेबिलिटी कायम हो। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान की ये कोशिश भी हमेशा होगी कि ईरान का सेटअप बचे, इवन सऊदी अरब की भी, क्योंकि अगर ईरान को अमेरिका बहादुर और इजराइल गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट उनके रेडी बैठे हैं। तुर्की और पाकिस्तान उन्होंने नेक्स्ट टारगेट करना है, और अगर ईरान गिर जाता है तो ये मुसाद का प्लेग्राउंड बन जाएगा, और यहाँ से वो कुर्दों को सपोर्ट करेंगे कि तुम तुर्की को मारो, जो कि तुर्की ने बड़ी हद तक मैनेज किया है, और यहाँ से फिर मजीद BLA की कार्रवाइयाँ 10 गुना से ज्यादा बढ़ जाएंगी, जो अभी भी हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान ने इसमें अपना रोल प्ले करना शुरू किया है, किस तरह BLA एक्टिव हुई है। इसके अलावा कुछ एनालिस्ट का ये भी ख्याल है कि ये जो नई सिक्योरिटी डायनामिक्स ने यहाँ पर जन्म लिया है, ये अब्राहम अकॉर्ड्स की भी डायरेक्ट कंपेटिटर है। मतलब सऊदी अरब तंग आ गया अमेरिका से असलहा मांग मांग के, F-35 नहीं देता अमेरिका उनको, क्योंकि आगे जी इजराइल आ जाता है कि जी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज हमारा होगा। न्यूक्लियर डील की बात होती है सऊदीया से तो ट्रम्प साहब कहते हैं पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। तो अब सऊदी अरब भी अब ये कह रहा है कि जी हम पैसा लगा लगा कर थक गए हैं, लेकिन हम उस स्पेसिफिक लॉबी को नहीं काट पा रहे, यानी इजराइलीज को। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि खुद अब डिसीजंस अपने हाथ में ले रहे हैं, जो बहुत ज्यादा रिलाय करते होते थे अमेरिकन पर, उस रिलायंस को वो कम करना चाह रहे हैं। दोस्ती रहेगी, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते रहेंगे अमेरिका से, लेकिन उस लेवल की रिलायंस अब नहीं रखेंगे, और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने अलायंसेस को, अपनी पार्टनरशिप्स को। और अब्राहम अकॉर्ड्स के सामने एक ऑल्टरनेटिव पेश कर रहे हैं कि तुम हमें मजबूर करते रहो, हमारी सिक्योरिटी के लिए ये वाले एग्रीमेंट जरूरी हैं। और अब्राहम अकॉर्ड्स बेसिकली किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? इजराइल को। इजराइल की ख्वाहिश है कि या तो हमारे से डील कर लो या तो बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ, जो कि अब यूएई की एग्जांपल आपके सामने है, कितने जबरदस्त ताल्लुकात हैं यूएई से, क्योंकि यूएई की यस है इजराइल से अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद। और जो बाकी मुल्क हैं जो थोड़ा सा भी चैलेंज करते हैं, उनके अंदर इजराइल बमबारी करता है। अब कतर हमास को होस्ट कर रहा था किनके लिए? इजराइलीज के साथ ही बातचीत करने के लिए, तो कतर को भी हमलों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर इजराइल को एक जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अब्राहम अकॉर्ड लॉन्ग टर्म के लिए, सऊदी अरब अपनी पॉपुलेशन और बहुत से प्रेशर्स की वजह से वो ऐसा अभी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बार बार ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स की तलवार लटकती है या जी हम पर प्रेशर आता है, तो हम इसको एक ही दफ़ा फिर इसको काउंटर करें और अपने अलायंसेस के साथ सामने आएँ। और ये हमने पहले भी बात की थी कि इसमें बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये मुआहदा अमेरिका के खिलाफ जाकर किया है। इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं अमेरिका को भी सुकून मिला होगा कि इस रीजन में हमारे बहुत से जो इजराइल के साथ इख्तलाफात थे, अब वो ये काउंटर बैलेंस होंगे इस इत्तेहाद की वजह से। बर्डन शेयरिंग होगी, जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका की, वो बर्डन अब ये तीन ममालिक भी लेंगे मिडल ईस्ट में। और अमेरिका डेफिनेटली इस इलाके से निकलने की तैयारी कर रहा है, कम कर रहा है अपनी प्रेजेंस। और डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स तो ये कहते हैं कि हमें तो टोटली विड्रॉ कर लेना चाहिए और अपने रीजन पर फोकस करना चाहिए, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अमेरिका अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए पुश तो करता है, लेकिन सऊदी अरब को वो खास लेवल तक प्रेशराइज कर भी नहीं सकते। तो सऊदी अरब ने उसका ये जवाब दिया है कि ठीक है, अब करके दिखाओ प्रेशराइज। कुछ ईरानियन ऑफिशियल्स के इस हवाले से हॉकिश बयानात भी आए हैं, जैसे कि एक ने कहा कि वार्निंग, मिसकैलकुलेशन इज अ हिस्टोरिकल मिस्टेक। ईरान हैज प्रूवन दैट एवरी एरर कम्स एट अ कॉस्ट, बैलेंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। यानी उन्होंने पैगाम दिया तीनों ममालिक को कि बैलेंस बहुत जरूरी है, अगर कोई गलती करेगा तो तारीख गवाह है कि उस गलती की एक कीमत भी होती है। और ईरान की पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के एक रुकन ने यह भी कहा है कि एक पेपर एग्रीमेंट सऊदी अरब को सिक्योरिटी गारंटीज नहीं दे सकता। जिस तरह अमेरिकन की गारंटीज सऊदी अरब के लिए कुछ नहीं कर सकी, इसी तरह ये मुआहदे भी इनके लिए बेमानी साबित होंगे। ईरान की आने वाले दिनों की अप्रोच की बात करें तो डेफिनेटली वो इस ग्रुप को अपना दुश्मन बनाकर पेश नहीं करेगा, बल्कि उनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी।
और ईरान यहाँ पर अपने इस नैरेटिव को मजीद प्रोपेगेट करेगा कि देखो अमेरिका का रोल ख़त्म हो रहा है और रीजनल पार्टनर्स अब उसको रिप्लेस कर रहे हैं, और ये कि रीजनल सिक्योरिटी रीजनल स्टेट्स की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस हवाले से बाहमी ताउन होना चाहिए। तो यहाँ तो डेफिनेटली ईरान इसको एक कामयाबी के तौर पर पेश करेगा। यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा ख़तरा है, यानी जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में, वो ये जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी सुपर पावर का डिक्लाइन होता है या वो किसी इलाके से निकलती है तो फील्डिंग सेट करके जाती है, टाइम बॉम्ब सेट करके जाती है, जैसा कि ब्रिटिश कश्मीर का मसला छोड़ गए, फ़लस्तीन का मसला छोड़ गए और बहुत से ऐसे बॉर्डर्स डिफाइन करके जिन पर आज तक लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर यही देखना है कि ये जब अमेरिका जाएगा तो ये जो नई ग्रुपिंग्स बन रही हैं ये आपस में किस हद तक कंसिलिएट करती हैं या फिर एक दूसरे की राइवल बनती हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ भी जा सकता है और ईरान एक इनसिक्योरिटी में आकर इनको मजीद सपोर्ट करेगा अपने ग्रुप्स को, और वहां से एक नई जंग का आगाज हो सकता है, फॉर एग्जांपल लेबनान और सीरिया वगैरह में। और फिर ये जो स्टेट्स हैं ये किसी हद तक इजराइल की तरफ जाएंगी, मतलब वो स्ट्रक्चर जो इजराइल चाहता है कि अब्राहम अकॉर्ड्स की शायद कोई मजबूती या उस किस्म का एक और कोई नया मुआहदा इजराइल के साथ जिसमें इजराइल को गारंटीज मिल जाएंगी और ईरान आइसोलेट हो जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये तीनों मिलकर आगे बढ़ेंगे और एक दिन ईरान इनको ज्वाइन कर लेगा और ये इजराइल और उनके हेक्सागन के खिलाफ एक दीवार खड़ी करेंगे, क्योंकि इजराइल तो क्लियरली ये कहता है कि पहले हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था ये ईरानियन बैक्ड शिया ग्रुप्स, अब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को भी एक इमर्जिंग थ्रेट करार दे दिया है। तो अब ये वक्त की ज़रूरत है कि ये सुन्नी और शिया अलायंसेस ये सारे इकट्ठे हो जाएं। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में चीज़ें किस तरफ आगे जाएंगी। अमेरिका के डिक्लाइन के बाद क्या ईरान इन तीनों को ज्वाइन करेगा या ईरान इनका एक नया राइवल बन जाएगा और तीन ग्रुप्स आप देखेंगे, एक पाक, सऊदी, तुर्की, एक ईरान का ग्रुप और एक इजराइल का ग्रुप। या आपके ख्याल में ईरान इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा या आपके हिसाब से इसमें इजराइल को किसी हद तक कोई सिक्योरिटी गारंटी दी गई है, या फिर अमेरिका अपना रोल कम करेगा ही नहीं, वो फिर वापस आ जाएंगे? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।